एनीवे तो प्रतीक्षा वाज देयर बट वो भी बात नहीं कर पा रही है, हम इधर आते हैं, ठीक है। देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। एथिक्स पढ़ना कैसे, यस सर। बहुत मैं इतने शॉर्ट में मैंने आज तक किसी को एथिक्स नहीं पढ़ाया। तो एथिक्स में आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक है वैल्यूज, ठीक है, एक है थिंकर्स, तीसरे है आपके केस। यस सर। ये 3 चीजें आपके एथिक्स में कवर करते हो, और इनका वेटेज लगभग लगभग बराबर होता है, ऑलमोस्ट 65। अभी 2019 और 20 में थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़े तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। एथिक्स जो है यस वो सर। पढ़ते कैसे है, इसमें थोड़ा सा सोशियोलॉजी होता है एथिक्स के अंदर, ठीक। इसके बाद इसमें होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एथिक्स से बना है, ठीक। इसके बाद होता है आपके पास साइकोलॉजी, ठीक, और फिलॉसफी। तो ये 4 सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं आपको, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इन चारों चीजों को समअप करके एथिक्स का सिलेबस बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात? तो एथिक्स पढ़ते वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे सबसे पहले मैं जो बुक है आपकी ना, लाइक लेक्सिकॉन है एथिक्स की, तो उससे आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते लेक्सिकॉन पढ़ के आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तो मैं सिखा दूंगा, पहला आपका डेवलप होता है कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। कल मैं गांधी जी के ऊपर क्लास लेने वाला हूं, डन। ओके सर। कल मैं बता दूंगा आपको कि भाई गांधी जी जो है उनके कंसेप्ट्स क्या क्या है, और कैसे गांधी जी को हम किस किस सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो गांधी जी को हम लोग वैसे तो पैसे में तो यूज कर ही रहे हैं, फोटो उनकी बिना परमिशन के, लेकिन उसके अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं गांधी जी को, एक तो एथिक्स में यूज कर सकते हैं, एक हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, और एक आपका ऐसे। ये हर साल इसमें से तीनों में क्वेश्चन आएंगे गांधी जी के। तो मैं ओवरऑल होलिस्टिक आपको बता दूंगा कि गांधी जी के क्या कंसेप्ट है कोर, जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा मॉड्यूलेट सर करना पड़ेगा सेफेस्ट बस। ऑप्शन है सर, क्या हर एरिया में सेफेस्ट ऑप्शन है सर है ना? गांधी तो जी। ये इन तीनों को मिला दोगे, 50 नंबर है तुम्हारे, 50 रुपए लिख रहा था मैं, 50 नंबर है गांधी जी के ऊपर। गॉट इट? तो ये आपको होना चाहिए, आ जाना चाहिए। कल मैं 1-2 दिन में मैं क्लास अरेंज करूंगा गांधी जी की, तो पहला टॉपिक हम लोग गांधी जी का स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर। फाइन। नेक्स्ट चीज है, हाँ एथिक्स की बात कर रहे थे, तो एथिक्स के अंदर आपको वैल्यूज पे पहुंचते, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मॉरल, मोराल भी कहते हैं, मॉरल, वैल्यूज, ठीक। इन सब में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है जो जिसको पढ़ पढ़ के समझ में आता है। तो ये डिफरेंस मैंने क्लास में बताया था, अगर मैं एक दिन में इसका डिफरेंस बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऊपर से चला गया, पढ़ते पढ़ते इसका डिफरेंस आराम से समझ में जाता है, ठीक है। वैल्यूज क्या है, कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल है बस, वैल्यूज आर जस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। मोराल जो होता है, इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। मोरल इज अ वेरी पर्सनल थिंग, लाइक इट इज रिलेटेड टू एक इंडिविजुअल, या फिर कोई ग्रुप है, 2-4 लोग हैं फैमिली के, इन सबसे मोरल का उनका मोरल होता है। और एथिक्स होते हैं, एथिक्स जो होता है एक जनरलाइज्ड और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। सो एथिक्स को अगर डिफाइन करोगे तो बहुत सारे तरीके डिफाइन, कम से कम 15 डेफिनेशन है, 15-20 डेफिनेशन है। एथिक्स इज चूजिंग बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, सही या गलत के बीच में चूज करना, तो उस चूज करने के तरीके को एथिक्स कहते हैं। समझ में आपको कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें इवैल्यूएट तो करेंगे हम, तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हमको जब पता होगा तो पहला हो गया। फिर आपने कई चीजें सुनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, ठीक है, या फिर खाप पंचायत, या फिर खाप पंचायत है ना, ये ऐसे छोटे, जैसे आईसीएस का एग्जांपल है, आईसीएस। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति आईसीएस में काम कर रहा है, ठीक है, एक कोई आईसीएस का ये वो है स्लीपर सेल, तो ये स्लीपर सेल को आईसीएस का काम सही लगता है कि गलत लगता है, जवाब दो। सर सही। उसे तो सही, उसको तो उसे सही सही लगता है ना, लगता है सर। हाँ इसलिए तो तो सही, कर रहा है वो, सही यस, लगता तो उसको ये जो आईसीएस वो का इसलिए तो काम कर है, रहा है सर क्योंकि उसको सही लगता है। मॉरली उसको सही लगता है, ठीक है, लेकिन बट एथिकली वो एथिकली सही रॉन्ग नहीं, है। एथिकली रॉन्ग, ठीक। तो वो और उसके कुछ ग्रुप के लोग हैं उनको सही लगता है, तो वो उनका मॉरल हो गया।
समझ में आ गया? अच्छा, मैं ज्यादा एथिक्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज एथिक्स की पैरेलली एक क्लास चल रही है यूजी बैच में, राइट? पता नहीं इसमें कोई यूजी के बच्चे हैं कि नहीं, तो वो कई बार कॉन्ट्रेडिक्ट भी हो जाएगा। एनीवे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। तो द थिंग इज, तो ये एक हो गया। और दूसरी चीज है कि अब ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया, एक सिंपल इंटरप्रिटेशन हो गया, फाइन। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है हमारी लाइफ से, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है एथिक्स का हमारे, जब आप छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब आप यू आर न्यू बॉर्न के बाद आपके 5 साल तक एज आती है, एक फर्स्ट 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद आप 13 इयर्स, 13 इयर्स के बाद टीन एज यानी 19 इयर्स, 19 इयर्स के बाद 30 इयर्स, 60 इयर्स और 60 प्लस, ठीक? अरे भाई वेट, फोन आ गया सर। फाइन, नहीं नहीं, कोई विजय कुमार है, वो हाथ रेस कर रहे थे, तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी को कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क मी इन बिटवीन, मुझे आप रोक लेना। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस है पूरे हर टाइम में, ठीक? लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस जो है, अगर आप इसको ऐसे ग्राफ पे बनाओगे तो ये ऐसी हो जाती है, ठीक है? तो ये एक स्टैग्नेंट हो जाती है। तो इसको आप ऐसे कर लो, ये जो लिखा है मैंने एज वाइज डिवाइड कर दिया, सबको समझ में आ रहा है ये ग्राफ, राइट? जैसे ये न्यू बॉर्न है, आप ये 5 इयर्स के हो गए, ये 13 इयर्स हो गया, 19, 30, 60 ऐसे कर। तो जो शुरू का ये वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर हमें पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे घर में मम्मी बताती है, पेरेंट्स बताते हैं, यार ये बेटा बाहर जाना सही नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है, झूठ बोलना गलत बात है। तो दीज आर व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका जो 5 साल तक है आपका माइंड मेकअप हो रहा है, ठीक है? हाँ, एक शब्द भूल गया, मैं बताता हूँ आपको। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है आपका कि 5 साल तक आप मेजोरिटी ऑफ द लाइफ के अंदर डिसीजन मेकिंग आपकी तैयार होने लगती है कि भाई फ्यूचर में आप कैसे डिसीजन लेने वाले हो। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंसाइंस जो रहता है, कंसाइंस डेवलप होता है इस पीरियड के अंदर। इस पीरियड में आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरात्मा की आवाज, ठीक है? इसको बोलते हैं कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। अब आपका कल क्या है, नोट एक एमपीपीएससी का वो आया ना कल, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आंख बंद करो और लेटे रहो, और लेट के आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, आंख बंद करके बहुत सारे ख्याल आएंगे और फिर अंदर से आवाज आएगी, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, ठीक? तब आपकी एक अंतरात्मा की आवाज आएगी, बोलेगी पढ़ाई कर ले, क्योंकि आपके अंदर ये चीजें पहले से इनवाइव करी गई है कि भाई पढ़ाई करनी है, हमको आगे बढ़ना है, चीजें करनी है, और अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो उसका सामना करना है, हडल का सामना करना है। तो कंसाइंस क्या हो जाती है, कई बार कुछ समझ में नहीं आता तो कंसाइंस हमारी मदद करता है, ठीक है? तो एक कंसाइंस का डेवलपमेंट कब होता है आपका, 5 साल तक होता है। जनरली इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल से चेंज होता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैमिली, अपब्रिंगिंग, आपके फ्रेंड्स, ठीक? आपका आपका इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, कोई आप सोशल ग्रुप में हो, कोई रिलीजियस ग्रुप में हो, आपके कलीग्स, स्कूल कहाँ पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सारी चीजों से आपका एक आइडियोलॉजी बनती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक? तो वो जो सही गलत जो चीजें बनती है, उस पे कंसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने आपको बताया अभी कि एथिक्स इज अबाउट फाइंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो एथिक इज नॉट जस्ट ए स्टैग्नेंट चीज कि आप इसको बोलोगे यार ये बुक है इसको पढ़ लो तो एथिक्स समझ में आ जाएगा। एथिक्स तो इवॉल्व हो रहा है, ठीक? सबका इंटरप्रिटेशन अलग है। सोशियोलॉजी में एथिक्स अलग है, राइट? साइकोलॉजी में अलग है, फिलॉसफी में अलग है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स अलग है। हमको एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ना है। तो एथिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो हमको जो एथिक्स पढ़ना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक? अगर आप इंटरनेट यानी आप गूगल पे सर्च करोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो आपको कौन सा एथिक्स मिलता है? आपको मिलता है बिजनेस एथिक्स, जो हमने एमबीए में पढ़ा था, जो मैंने एमबीए में पढ़ा था, बिजनेस एथिक्स। तो ये इंटरनेट पे आपको ये मिलेगा, ठीक है? जब भी आप सर्च करो तो आपको क्या करना है, बिजनेस एथिक्स की इंटरप्रिटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में कैसी हो सकती है, इसको ध्यान रखोगे तो इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? फाइन, थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी, थोड़ा आइडिया डेवलप हो गया क्या चीजें। इसको मैं फिर से मिटा, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहला है, अब पूछ रहे थे एथिक्स पढ़े कैसे, राइट?
तो एथिक्स पढ़ने के लिए आपको खुद को आपको बनना पड़ेगा एथिकल। अगर आप खुद एथिकल नहीं हो तो आप एथिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। आपको थोड़ा एथिकल बनना पड़ेगा, आपकी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव लानी पड़ेगी तो समझ आए। एक और होता है वैल्यू न्यूट्रलिटी। हेलो कृष्णा, क्या हाल है? तो कैसे हटाएंगे यार ये लो। बढ़िया सर। बढ़िया है। हाँ, तो एक होता है वैल्यू न्यूट्रलिटी। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी? कि जब भी हम बचपन से आगे बढ़े, मैंने भी ग्राफ बनाया था 6 साल 19 साल है ना, 30 और 60, तो ये जो टाइम पीरियड अपना आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर हम जिन लोगों के साथ घूम रहे से आप है ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक? तो आपके कोई बहुत सारे फ्रेंड है, एक आपकी महिला मित्र है, ठीक? उसके बाद आपके बहुत सारे पुरुष मित्र हैं, फाइन। फिर आपके कुछ गुंडे वाले दोस्त हैं, है ना? फिर आपके कुछ सीधे साधे दोस्त हैं। तो इन सब से क्या होगा? इन सब से आपका कंसाइंस भी, आपका डिसीजन मेकिंग भी, राइट, सही या गलत में डिफरेंस करना, आपके खुद के वैल्यूज, आई एम नॉट सेइंग एथिकल वैल्यूज, आपके खुद के वैल्यूज, आपके वैल्यूज ये डिसाइड होते हैं, ठीक? सो व्हाट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी? वैल्यू न्यूट्रलिटी इज द थिंग इन विच आपको तटस्थ भाव से एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी फ्रॉम ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंस, इन पास्ट एक्सपीरियंस को साइड में रख के आपको एज अ न्यू पर्सन, एज ए ब्लैंक, जैसे ये ब्लैंक है ना शीट, वैसे ब्लैंक आपको एथिक्स समझना पड़ेगा। दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। गॉट इट? तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, टॉपिक को समझ पाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई ऐसे, हाँ ये हिमांशु, हाँ भाई स्पीकर ऑन करो। हेलो हिमांशु। हाँ, कहाँ के हो भैया आप? कहाँ से हो? ग्वालियर। सर ग्वालियर। तो लोगों की ग्वालियर और मुरैना वाले एरिया के मामले में एक राय होती है पहले से। क्या राय होती है बताओ? देखो फंसा दिया मैंने तुम्हें। एनीवे चलो मैं बोलता हूँ, लेट मी स्पीक। गुंडों वाली होती है सर। तो गुंड थोड़ा सा चंबल के बिहार। हाँ, अग्रेशन बहुत होता है सर उनके, एग्रेशन होता है थोड़ा ज्यादा। ठीक है, चलो एग्रेसिव दिखाई देता है ना, और थोड़ा सा मतलब किसी से भिड़ जाने वाला एटीट्यूड होता है। एनीवे हमको उस पर बात नहीं करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एटीट्यूड इनके ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुआ। ये कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ सर, ये आपका फोटो हिमांशु की जगह पे आ रहा है। चलो अब ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो एक क्या हो गया कि आप जहां आपका बॉर्न, आपका बर्थ होता है, आप जहां पैदा होते हो, उसके बाद आपकी फैमिली, राइट, आपकी सोसाइटी, ये सब मिलके, आपके फ्रेंड्स, ये सब मिलके कई बारी हमारा जो है पहले से एक अलग से हमारी सही और गलत के बारे में राय डेवलप कर देते हैं। सो वैल्यू न्यूट्रलिटी इज बीइंग न्यूट्रल अबाउट वैल्यूज। इन सरल शब्दों में कहते हैं तटस्थता के भाव से अगर आप किसी भी एथिकल वैल्यूज को, किसी भी वैल्यूज को देखते हैं, समझते हैं, दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। सो आपका पास्ट क्या है उससे हट के आप चीजों को समझो। समझ में आ गया? तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उस सिलेबस के सारे टॉपिक आपको सही तरीके से समझ में आए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स, ठीक है? तो अब इसको पढ़ना कैसे? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी बता दिया मैंने, राइट, और फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों एथिक्स को मिला के अपना एथिक्स बनाए। इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हमको पढ़ना है, ठीक? चलो मैंने काफी कुछ बता दिया, आज के लिए इतना काफी है। और कुछ पूछना हो तो मैं तो सभी बता दूंगा, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऑडियो नॉट, फिर से बोलो। जो आपने कल वो बताया था ना, निबंध के लिए कोई बुक पढ़ना, कौन सी? निबंध के लिए बताया था मैंने।
मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो शायद anyway, निबंध के लिए बुक की पूछ रहे हैं, निबंध के लिए कोई बुक। हाँ वो है ना, देखो निबंध के लिए आप एक बुक ले लो, कुछ नहीं, दृष्टि की बुक्स ले लो, दृष्टि की निबंध की बुक अच्छी है, ठीक है। तो एक वो भी आती है शायद, परीक्षा मंथन आती है आई थिंक। कोई भी ले लो, देखो निबंध जो है ना पढ़ पढ़ के आएगा। निबंध मंजूषा मुझे ठीक लगती है। ये बुक है, राइटर है करमवीर शर्मा, ठीक है, करमवीर शर्मा जी की बुक है ये। टीएमएच वाली नहीं, अलग से बुक आती है, उज्जैन में इनका पब्लिकेशन है, उज्जैन में मिलती है बुक, तो ये अच्छी है। कोई बुक लो, अभी मैं निबंध की बुक पढ़ रहा था, मैं दिखाता हूँ। ये वाली बुक पढ़ रहा था मैं निबंध की अभी, राइट। अरिहंत की है, तो अरिहंत क्या, अरिहंत हो गया या टीएमएच हो गया, तो ये क्या जाने माने है ना नाम, तो अच्छे लोगों को ये पब्लिश करने के लिए बोलते हैं। तो ये अरिहंत की है, योगेश चंद्र जैन की, तो अच्छी लगी मुझे बुक, राइट। लेकिन इसमें और बाकी किताबों में मुझे क्या डिफरेंस लगा, इसमें देखो टॉपिक का हाईलाइटेड नहीं, अंडरलाइन नहीं, और एमपीपीएससी के हिसाब से निबंध बहुत सारे छोटे हैं, अपने को बड़े निबंध भी चाहिए। तुम एक बार ये बुक पढ़ के देखना, तुमको मजा आ जाएगा। करमवीर शर्मा जी की निबंध मंजूषा, राइटर ये है करमवीर शर्मा, राजगढ़ के कलेक्टर रह चुके हैं कहीं के, राजगढ़ एमपी के ही हैं। तो इनकी बुक पढ़ के देखिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। और निबंध का क्या है, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं भी खत्म करो। निबंध जैसे कल मैं पता नहीं किसको बता रहा था, एनीवे चलो बता देता हूँ। जैसे निबंध मुझे, अच्छा तुम्हें बता रहा था क्या? हाँ, तो कल निबंध जैसे अगर बात करें हम कि मैं बताया था कि निबंध सपनों से कैसे स्टार्ट होता है निबंध, राइट। अभी कुछ लोगों की मेरे पास निबंध की कॉपी रखी है अभी यहाँ पर, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। एक आकृति है, उसने अच्छा लिखा हुआ है, राइट। और किसने अच्छा लिखा, एक दिव्या करके है, उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, फाइन। तो इनके निबंध में शेयर कर दूंगा ग्रुप में आज वीडियो बना, पढ़ना, अच्छा लिखा हुआ। उसमें लिखा है कि जो बदलाव हम विश्व में देखना चाहते हैं हम स्वयं में लेके आए, गांधी जी का जो कोट है उसके ऊपर निबंध है। तो वो निबंध का जो टेस्ट हुआ था, मेरे पास कॉपी आई थी, फिर टेस्ट के बाद तो पता नहीं क्या हुआ, फिर वो चले गया, तो मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा, आप लोग पढ़िएगा, उन्होंने अच्छा लिखा है। तो निबंध के अंदर आपको कोई जो भी चीज समझानी है डबल कोट में समझाइए, बहुत बढ़िया तरीके से, तो अच्छा हो जाता है। फाइन, अंडरलाइन ज्यादा मत करो निबंध के अंदर, अंडरलाइन तो करना ही नहीं, मतलब मैं तो करता ही नहीं अंडरलाइन, बहुत ही रेयर है। तो 10 नंबर वाले 10 पेज वाले निबंध में आप एक जगह अंडरलाइन कर लो बस। जो भी चीज है आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलने देना चाहिए, ठीक है। छोटे 3-4 लाइन के पैराग्राफ, 3-4 लाइंस ओनली, इतने पैराग्राफ होने चाहिए बस आपके। हाँ भाई कृष्णा, ये तरीका कैसा लग रहा है बताओ पढ़ाने का? आज पहले ही ज्वाइन किया सर, थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा था, बाकी वैल्यू न्यूट्रलिटी समझ में आया है। बढ़िया है, ये स्क्रीन शेयर भी हो जाती है, पता भी चल जाता है, पता चल जाता है ना, ये अच्छा है ना। और आपने क्रोमा की भी यूज कर लिया पीछे की साइड? क्या क्रोमा की वो स्क्रीन पीछे यूज कर लिया ना आपने? हाँ हाँ, वो इसमें है ऑप्शन, तो मैंने ऑन कर लिया, फाइन। अच्छा, अब देखो एक चीज और है ना, अगर कभी क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में जम्मू एंड कश्मीर का, या क्वेश्चन आता है यहाँ से केरला का, ठीक, या गुजरात का क्वेश्चन आएगा, या एमपी का क्वेश्चन आएगा। अब एमपी तो इसमें बनाना तूफानी हो जाएगा, बीच में एमपी बनाना पता नहीं कैसे दिखने वाला एमपी इसके अंदर। एनीवे, तो इतना ही सेगमेंट बनाना चाहिए, या इतना ही, या इतना ही, ठीक। जैसे आपको अगर इस साल मतलब ऑब्वियसली डोकलाम का क्वेश्चन आ सकता है कि 3 मार्कर में डोकलाम, व्हाट इज डोकलाम एंड ऑल, ऐसे लिख दो, या चिकन नेक कॉरिडोर ये लिख दो, ये वाला एरिया कहाँ, तो ये ऐसे लिख दो। तो आप क्या करोगे, आप नेपाल लिखोगे ऐसे, आप लिखोगे भूटान, ठीक, और यहाँ चाइना, और यहाँ इंडिया, ठीक, ये बन गया मैप, टेंशन ही खत्म। और ये वाला रीजन आपने बता दिया, ये क्या हो गया अपना चिकन नेक कॉरिडोर। तो ये ऐसे करके आपको मैप बनाना चाहिए, पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्मार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर ऐसे बना देते, नर्मदा रिवर जा रही है, ये नर्मदा रिवर, ठीक, यहाँ लिख दो जबलपुर, यहाँ लिख दो मंडला, बस डन। यहाँ होशंगाबाद लिख दो, ऐसे करके ये हो गया नर्मदा रिवर,
फिर यही विंध्यन रेंज बना दिए। तो ये स्मार्ट वर्क जो है ना, ये सारा किसमें दिया हुआ है? ये पेरियार की ज्योग्राफी में दिया हुआ है। जिसके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पेरियार की इंडियन ज्योग्राफी में देख लेना, वो बहुत अच्छे मैप बनाया उन्होंने अपने हाथ से। फाइन। और ये भी नहीं तो राजकर के नोट्स है, राज होलकर के, राज होलकर, हाँ सर। उसके हिंदी में नोट्स है, हिंदी में ज्योग्राफी के। उसमें से क्या चुराना है अपने को? मैप, डायग्राम। बस डायग्राम वही बना दे बस। तो ऐसे स्मार्टली काम करना पड़ेगा ना। अपन एक ही बुक उठा लो तो उसमें से कितना हो पाएगा? छोटी छोटी चीज स्मार्ट वर्क करो, जहां से जो मिलता उठाओ, उसको स्पाइरल करो, हो गया नोट्स खत्म, बात, टेंशन ही नहीं। तो ये चीज आप लोग ध्यान दें। जैसे अभी बीच में क्वेश्चन आया था अभी लास्ट वीक, एलएसी और एलओसी के बीच में डिफरेंस आया, तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसे, राइट। तो ये हो गया एक पूरा एलओसी और एलएसी, ऐसे बन जाएगा। अगर सर क्रीक आता है तो सर क्रीक बना देना इधर, ठीक है। तो ये इतना ही मैप बनाना अपने को सर क्रीक पर, फाइन। तो कभी अगर वेम्बनाड लेक आ जाती है तो इतना बना दो, और इसमें यहाँ ये बना दो, तो समझ में आता है भाई ये तो अपना श्रीलंका है, फाइन। जब भी मैप बनाओ तो दो तीन चीजें ध्यान रखो, जैसे ये लाइन इधर खींच देना हमेशा, और ये लाइन इधर खींच देना, तो एक समझ डेवलप हो जाती है कि यार इसको समझदारी है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जैसे एमपी का मैप बनाओगे जब भी, तो एमपी का मैप आपने बनाया, बहुत छोटा हो गया ये, राइट। तो जब भी एमपी बनाओ तो इधर एक टिडिंग 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 और टिडिंग, ये बना देना चाहिए। तो समझ डेवलप हो जाती है कि यार इसको पता है कि यहाँ पर बॉर्डर है स्टेट्स के। तो ये ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान देना चाहिए मैप के अंदर, फाइन। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी एमपी का मैप बनाओ तो उसमें जो ये बुरहानपुर वाला रीजन है ये सबसे नीचे ही दिखना चाहिए, फाइन। यहाँ पर सिंगरौली अलग से दिखना चाहिए, यहाँ पर ये दिखना चाहिए, बस ये दो तीन चीज दिखना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा अब बताइए, इंडिया का मैप सही बना है? ठीक लग रहा है इंडिया? कहीं और तो नहीं लग रहा? हाँ सर, हमसे तो अच्छा ही बना है सर। नहीं, मैं इंडिया का मैप बनाता नहीं हूँ ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं बनाता हूँ, बस ये प्रैक्टिस पुरानी वाली प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब ये ऐसा मैप बनाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, अपने पास 5 सेकंड का टाइम मैप बनाने का इंडिया का। तो अपन एग्जाम में तो ऐसे इंडिया बनाते हैं, ये बन गया इंडिया अपना, और ये बन गया हिमालयस। समझ आ गया? चलो भाई, और कुछ पूछना हो तो फिर ठीक है, नहीं तो नमस्ते करें एक दूसरे को। अरे सर। हाँ बोलो भाई। हेलो। बहुत दूर से फोन आ रहा है मंदसौर से, बोलो स्वीटी। अरे सर है ना, आप क्यूजेस वापस चालू कर दो ना प्लीज। अरे हमारे रोहित भाई साहब तो कर रहे हैं ना। हाँ वो भैया तो कर रहे हैं, पर आप भी चालू कर दो ना सर प्लीज। देखो मैं बताऊं, एक चीज नहीं मेरे पास अभी, टाइम है ना, क्योंकि रोज में 8 बजे मेरा 8 PM को मेरा होता है टेस्ट। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आवाज दो हमको। मैंने कुछ किया है, देखते हैं आवाज चेंज होती क्या। हेलो। यस सर। ओके, आवाज आ रही है अब? फाइन। यस सर। तो मैं क्विज क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है तुमको? अभी क्यों चल रहा है जुलाई, सर? अभी चल रहा है जुलाई, और 2020 वालों का प्री कब है कौन बताएगा? 2021 में कोई बता दो यार कब है प्री। सर मान के चलो जनवरी फरवरी। पंचवर्षीय योजना में डाल दिया उसको, है ना। तो ये हाँ देखो, तो ये जुलाई से क्या जनवरी फरवरी, तो बहुत टाइम है। ये टाइम है अपना मेंस पढ़ने का, और उसमें क्या है, क्विज में मेरे 2 आवर्स खर्च हो रहे थे डेली, तो मेरा हो रहा था फिर मेरे 2 आवर्स में कहीं और लगा सकता हूँ, तो मेरे ज्यादा इफेक्टिव था ऐसा, ठीक है। ओके सर। चलिए मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम? यस सर। हाँ सर। शोर वोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक, मतलब अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाना चाहूँ तो मैं ऐसे ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ? यस सर। जैसे मान लो मैं वो अभी मैं 1-2 दिन बाद मैं क्लास लूंगा महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है। मतलब
MGIS के ऊपर नहीं ले रहा हूँ क्लास, हाँ सर, महात्मा गांधी की क्लास। समझ गया सर। क्या सोच रहे हो? तो एक उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके कोर कंसेप्ट्स क्या हैं जो हर जगह काम आएंगे आपको। अच्छा चलो, मुझे आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज सत्याग्रह? व्हाट इज सत्याग्रह? सत्य के लिए आग्रह। ये तो संधि सत्य विच्छेद के कर लिए दिया आग्रह। देवी जी, आपने संधि विच्छेद कर दिया। संधि विच्छेद कर दिया सर। हाँ, स्टैंड बाय द ट्रूथ। डिमांड को पूरा करने के लिए नॉन वायलेंट सत्य प्रोसेस को के लिए लड़ना। सत्याग्रह बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो सब लोग, आप सही बोल रहे हो। स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, राइट, सत्य के लिए लड़ना। और कैसे लड़ना? लड़ना है, वो लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। लड़ाई करनी है क्या? पीसफुली पीसफुली सर। प्रोटेस्ट। नॉट वायलेंस। चलो, आसपास है सब लोग। तो सत्याग्रह जो है, इसका इवैल्यूएशन हुआ था पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस पैसिव रेजिस्टेंस? व्हेन गांधी जी वाज इन, इसको मिटा दूंगा पहले ना, इसको ये मिटा देते हैं पहले, क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक, अब आज ही पढ़ा दूंगा कि गांधी जी, अगले दिन क्या पढ़ाऊंगा? तो फिर भी बताता हूँ एक शॉर्ट में कि साउथ अफ्रीका में जो थे, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो गांधी जी थे, है ना, तो जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी, तो सब कुछ वहां पर वो क्या करते थे, वहां पर उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट कर लिए सारे, और उस एक्सपेरिमेंट को इंडिया में जाके एकदम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, इसलिए वो कई क्षेत्रों में सक्सेसफुल हो पाए। तो आप चाहो या ना चाहो, आपको गांधी जी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, इग्नोर नहीं कर सकते। Yes, sir. तो ये 50 नंबर का टॉपिक है अपना, इसलिए मैं आपको इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज सत्याग्रह इन अ वन लाइन, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो? सत्याग्रह को हिंदी में कहते हैं किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कराना अहिंसा के माध्यम से। किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कराना अहिंसा के माध्यम से, और वो जो माध्यम है वो बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे वो भूख हड़ताल हो सकती है, जैसे वो डांडी मार्च हो सकता है, राइट। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो डेवलपिंग चेंज इन एटीट्यूड, किसी व्यक्ति के एटीट्यूड में बदलाव लेके आना, एटीट्यूड में चेंज लेके आना। चेंज तरीका क्या रहेगा आपका? नॉन वायलेंस का। और ये जो चेंज बदलाव आएगा, इसके बहुत सारे मेथोडोलॉजी या मेथड्स होंगे। तो इसमें से मेथड्स आपने पढ़े होंगे बहुत सारे। क्या क्या मेथड पढ़े? देखो, गांधी जी क्या क्या करते थे? सत्याग्रह, अब क्या क्या करते थे गांधी जी? डांडी मार्च कर रहा गांधी जी, ठीक। गांधी जी ने क्या किया? टैक्सेशन बंद कर दिया, टैक्स नहीं देंगे। गांधी जी ने क्या किया? एनसीएम। हाँ, तो नहीं, दैट इज मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो एक मूवमेंट है। आइडियोलॉजी बता रहा हूँ मैं, आइडियोलॉजी क्या करी? इन्होंने पीसफुल पिकेटिंग, हड़ताल करना। यस, हड़ताल किया। पीसफुल पिकेटिंग क्या होता है? सॉरी, फास्ट हाँ, फास्टिंग। दीपम, तुम मेरी क्लास में लगता है मुझे, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था G13 में, लास्ट टू लास्ट, हमने सब डिस्कस किया था, 16 पॉइंट डिस्कस था ना, 16 पॉइंट्स व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ, तो ये 16 तरीके से गांधी जी क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे। तो सत्याग्रह के तरीके हैं बहुत सारे। तो इसको हमको कहाँ जोड़ना है? इसको हमको एथिक्स में कैसे जोड़ना है, इसको हमको हिस्ट्री में कैसे जोड़ना है, इसको हमको एसे में कैसे जोड़ना है, ये हम डिस्कस करेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए और कुछ लास्ट क्लोजिंग लेटर्स, क्लोजिंग वर्ड्स, एनीवन? सर थिंकर्स के बारे में बताएंगे क्या? नहीं, एक अभी गांधी जी बता दूंगा। थिंकर्स तो फिर अपनी क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में। देखो, थिंकर जो है आपको ऐसे डिवाइड कर लो। थिंकर में 5 हो गए, कितने? ज्यादा तो नहीं हो गए? हाँ, 4 होने चाहिए, 4। हाँ, ये पहला हो गया वर्ल्ड के जो थिंकर्स हैं, उसके बाद एंशिएंट के, मेडिवल के और मॉडर्न के। ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कुछ थिंकर है, कुछ फिलोसफर है, कुछ सोशल रिफॉर्मर है, और गांधी जी ऑल इन वन है। वो थिंकर भी थे,
फिलोसफर भी थे और सोशल रिफॉर्मर थे। गांधी जी। फाइन, तो ये तरीका हो गया। तो ये हम ऐसे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाले जो है इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स आपको पढ़ना रहता है। तो इनकी जो मेजर फिलोसफी है वहां से एथिक्स टर्म ही इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। और इनके बेसिस पे फिर जब एंशिएंट टाइम इंडिया में आया तो एंशिएंट टाइम में हमको कौटिल्य पढ़ना है मेजरली, वो उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। मेडिवल में भक्ति मूवमेंट के टाइम क्या क्या हुआ था, और मॉडर्न में फिर जब इंडियन रेनेसां आया था तो उसके टाइम में क्या हुआ था, और लास्ट में फिर मॉडर्न में गांधी जी। तो ये अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। जैसे आप कौटिल्य पढ़ोगे तो आप बुद्धिज्म भी पढ़ोगे और जैनिज्म भी पढ़ोगे। तो बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ोगे तो भाई कुछ जैनिज्म की फिलॉसफी गांधी जी के अंदर है, बुद्धिज्म का कुछ आपको मिलेगा मेडिवल के भक्ति मूवमेंट के अंदर, कौटिल्य की कुछ चीजें जो है वो आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सब कनेक्टेड है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये वर्ल्ड पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मैं गांधी जी जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक वो इसलिए बता रहा हूँ कि कार्डियोलॉजी डेवलप हो जाता है। तो ये ऐसे थिंकर पढ़ने का तरीका होता है। समझ में आ गया आपको? बस इजी है, थिंकर से कुछ नहीं है। सबकी दो तीन चीजें, जैसे इनका द रिपब्लिक बहुत पूछा जाता है, द थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन बहुत पूछा जाता है, राइट। 4 कार्डिनल वैल्यूज पूछे जाते हैं, ये 3 सबसे प्रोमिनेंट चीजें, 4 कार्डिनल वैल्यूज, द थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन और द रिपब्लिक, ठीक। और कभी रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन आ जाएगा तो सर इसमें ना सर औरबिंदो घोष की जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है ना, आराम से पढ़ा दूंगा कंटेंट नहीं मिलता मेरे पास पूरा कंटेंट पूरा। हाँ देखो पता नहीं कितना टाइम बचा है, बंद होने वाला है कॉल, है ना। एनीवे हाँ इधर आते हैं। तो भाई जो औरबिंदो घोष जो जी थे वो सबसे पहले एक लर्नर थे, उसके बाद ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुए, सिविल सर्वेंट के लेवल पे काम किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किया था, रिवॉल्यूशन पे भी काम किया था, फिर जेल चले गए थे, ठीक। इसके बाद ये जेल चले गए, फिर जेल में इनको स्वप्न आया एक, ठीक है। ये सोए हुए थे तो उनको नींद में कौन आया पता है? बताओ कौन आया? स्वामी विवेकानंद जी आए। सर वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा दिख रहा है? यस सर। जेल में इनको कौन आया? स्वप्न में स्वामी विवेकानंद जी आए। और इसके बाद इनका स्पिरिचुअल मूवमेंट चालू हुआ, ठीक। तो ये 4 चीजें हैं इसके अंदर। पहला एज अ लर्नर, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ रिवॉल्यूशनरी और एज अ स्पिरिचुअल। तो हमको अरविंदो घोष में क्या पढ़ना है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनका जो आता है वो होता है सुपर माइंड, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल योगा, फिर लेस देन 10,000 ही है, इंटीग्रल एजुकेशन और इनकी थ्योरीज अबाउट ह्यूमनिज्म। अभी मेरे को ये पढ़ लो खत्म। सर डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, राहुल पटेल सर। हाँ म्यूट कर दिया उन्होंने, चलो सॉरी मैंने म्यूट कर दिया। हाँ चलो। तो ये चीजें ऑरबिंदो में हमको सुपर माइंड, इंटरनल योगा, इंटरनल एजुकेशन और ह्यूमनिज्म, ये मेजर थॉट है। और इसको कैसे पढ़ना है, समझना कैसे है? एज अ लर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिवॉल्यूशनरी जब थे तब, और स्पिरिचुअल थॉट। तो इसके लिए फिर इम्पोर्टेंट है पुडुचेरी या पौंडीचेरी में इनका आश्रम है। वहां इन्होंने बोला मनुष्य का सबसे आखिरी लेवल होता है सुपर माइंड। जब सुपर माइंड हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है। तो पर्सन विद सुपर माइंड इज इक्विवेलेंट टू गॉड। तो उसकी स्टेप्स होती है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा, इजी है। देखो मैं, तुम मुझसे बोलोगे ना ये कैसे पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा तो इजी है, ठीक है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना तो वो टॉपिक आपको समझ में आ जाता है। अगर मैं बोलूंगा और तेरी ये, तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो कोई नहीं पढ़वा रहा फिर, ठीक है। और ऐसे ही है, लड्डू है, हो जाएगा। चलो फिर करते हैं बात अपन लोग, है ना, 1-2 दिन बाद। आज क्या है, फ्राइडे है ना, संडे को अपन कॉल रखेंगे गांधी जी के ऊपर दोपहर को 12 बजे के आसपास। फाइन, ओके चलो ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। तो बंद कहाँ से हुआ सर? अरे रुको, इधर कौन क्या पूछ रहा है? सर अमेजन पर बुक की लिंक नहीं है, अमेजन में नहीं है बुक। एक चीज याद रखना, ये
करमवीर शर्मा जी की किताब है ना, हम्म। करमवीर शर्मा जी है, वो उनके राइटर है, वो वाली देख लेना, बहुत अमेजिंग बुक है। एक बुक ले लो, 2-4 दोस्त मिलके एक बुक लो, एक से सब मत ले लो, एक बुक लो और बस। फाइन, चलो 1 मिनट बचा है चैट में, अपन इसके पहले बंद कर देते हैं। ओके बाय बाय बाय।